करो आदि को यार अब देखिए हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने बताया था, केमिस्ट्री पढ़े चैप्टर 2, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हमने ये पढ़ा था कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने अल्फ़ा रेस मारे थे, बम्बार्डमेंट की थी, और फिर उसने देखा अल्फ़ा रेस बहुत निकल गए थे, न्यूक्लियस से टकराए थे, न्यूक्लियस से टकरा के वापस आ रहे थे, जो न्यूक्लियस के पास से गुजर रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो रदरफोर्ड के फिर उसने पोस्टुलेट्स बताए, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने पोस्टुलेट्स बताए। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या हैं? नंबर 1, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने जो पोस्टुलेट्स बताए वो पोस्टुलेट ये हैं। पहला उसने बोला एक एटम, उसने ये स्ट्रक्चर बनाया, उसने बोला एटम जो होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ में मुश्तमिल होता है। एक एटम पॉजिटिवली चार्ज पर डेंस, ये जो बीच वाला सेंटर वाला हिस्सा है ये पॉजिटिवली चार्ज डेंस हिस्सा होता है, बहुत छोटा, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, बहुत छोटा हिस्सा होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। द इंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इस किसी भी एटम का पूरा मास इसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। किसी भी एटम का मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ये उसने पोस्टुलेट नंबर 1 दिया। सेकंड पोस्टुलेट उसने बताया द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उसने बोला जो न्यूक्लियस जो इसके अतराफ में जो हिस्सा होता है वह बहुत बड़ा एम्प्टी स्पेस होता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो सारा स्पेस जो है, ये सारा स्पेस जो ये लार्ज एम्प्टी स्पेस है, बहुत खाली जगह होती है, उस खाली जगह को उसने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, जहाँ यानी न्यूक्लियस से हट के आप अतराफ में अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहोगे तो आपको अतराफ में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब इनके न्यूक्लियस से हट कर इधर उधर कहीं यहाँ पर इसके अतराफ, न्यूक्लियस के अतराफ में आप इलेक्ट्रॉनों को ढूंढोगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये दूसरा पोस्टुलेट उसने बताया। तीसरा, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उसने बोला कि तीसरा पोस्टुलेट बताया न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, और बहुत हाई वेलोसिटी से, बहुत हाई स्पीड से घूम रहा होता है। ये तीसरा पार्ट उसने तीसरा पोस्टुलेट बताया। नंबर 14, दिस सर्कुलर पाथ पर नोन एज ऑर्बिट। वो इस सर्कुलर पाथ में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जैसे यहाँ पर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ये सब सर्कुलर पाथ ही हैं। यूँ घूमे या यूँ घूमे या यूँ घूमे, सब सर्कुलर पाथ ही है ना। ये सारे सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, बहुत हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होता है, बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहा होता है। नेक्स्ट, दिस सर्कुलर पाथ पर नोन है, इस सर्कुलर पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट्स का। इन्हें कहते हैं ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। न्यूक्लियस के अतराफ में जो सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उस सर्कुलर पाथ को कहते हैं ऑर्बिट या शेल। ऑर्बिट का हो या शेल का हो, एक ही बात है, ठीक है। जिसमें शेल क्या होता है? वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ऑर्बिट क्या होता है? वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। जैसे ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये वाला पाथ, ये क्या है? शेल। ये वाला पाथ, ये क्या है? शेल। शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ का दो नाम है, ठीक है। जैसे कहें नवाज शरीफ या चोर तो एक ही आदमी के दो नाम हैं, कहें जरदारी या डाकू तो एक ही आदमी का दो नाम है, अल्ताफ़ हुसैन या कातिल तो एक ही आदमी का दो नाम है। तो अब एक बात बोलो, कातिल बोलो समझ जाओ अल्ताफ़ हुसैन की बात हो रही है, चोर बोलो समझ जाओ नवाज शरीफ की बात हो रही है, डाकू बोलो समझ जाओ जरदारी की बात हो रही है। जमाने तो आपको दो बातें, एक ही नाम एक ही चीज़ दो, ठीक है। अब एक एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट अगला पोस्टुलेट ने बताया कि एक एटम जो होता है वो अपनी ज़ात में न्यूट्रल होता है। एटम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑर्बिट में। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर 6 प्रोटॉन होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के, दोनों आप एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे, वो एटम बन जाएगा है ना न्यूट्रल। उसके बाद कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी तो वो बनेगा ना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो एटम अपनी ज़ात में न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव नहीं होता जब तक कि उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकले नहीं या कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आए नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। अपनी ज़ात में वो अब न्यूट्रल होता है।
न्यूट्रॉन का मतलब जितने प्रोटॉन एटम के अंदर मौजूद होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और क्या बोला होता है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ओरिजिनल एटम। उसने बोला एक न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है उस एटम के साइज़ के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एक तो एटम कितना छोटा चीज़ होता है, वो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी वो कहाँ पर होता है, वो न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ के भी मुकाबले में बहुत ही छोटा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये उसके पॉस्टुलेट से, रदरफोर्ड के पॉस्टुलेट से। और रदरफोर्ड के जो अपने एटॉमिक मॉडल दिया, उसके एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स हैं, कुछ गलतियाँ थी। वो गलतियाँ क्या थी? डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने एटम को ये नहीं बता सका कि एटम स्टेबल क्यों नहीं, स्टेबिलिटी एटम स्टेबल होता है लेकिन उसकी वजह नहीं बयान कर सका क्यों, कैसे। मिसाल देखो, इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एंड इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है, बहुत तेज़ वेलोसिटी से घूम रहा होता है, और जब कोई चीज़ कुछ अपनी घूम रही होती है तो हमारे पास उसकी एनर्जी निकल रही होगी, वो एनर्जी भी जाहिर कर रहा होगा। जो कि बॉडी रुकी हुई है तो उसकी एनर्जी नहीं निकलेगी। जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी एनर्जी ज़ाया हो रही होगी ना, एनर्जी निकलेगा, वो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। काइनेटिक एनर्जी का जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर होती है। जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी उसकी एनर्जी निकल रही होगी ना। तो जब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, चलो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, वो तो हरकत कर नहीं रहे, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, बैठे हुए। प्रोटॉन भी बैठा हुआ है, न्यूट्रॉन भी बैठा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो शेल में घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बहुत तेज़ वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा कम होनी चाहिए। हाँ, वो घूमता रहता है, वही तो बात है, यही तो बता रहा हूँ आगे पॉइंट। इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यू घूम रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ मूव करेगी बहुत ज़्यादा उसकी तो एनर्जी कुछ कम होगी ना। जहाज़ के अंदर भी पेट्रोल डालोगे तो जब जहाज़ मूव करेगा तो पेट्रोल तो खर्च हो रहा होगा ना, तो एनर्जी खर्च हो रही है। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो जहाज़ गिर पड़ेगा। हर चीज़ ऐसा ही होती है। इंसान भी बहुत सारा भाग रहा होगा तो उसकी एनर्जी ख़त्म होगी, तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो भागते भागते वो भी गिर पड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी भी एनर्जी खर्च होनी चाहिए। एनर्जी खर्च होते होते इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ घूम रहा है, बहुत तेज़ घूम रहा है तो उसकी एनर्जी बहुत तेज़ खर्च होनी चाहिए। जब बहुत तेज़ खर्च हो रही है तो एक वक्त ऐसा आना चाहिए इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एनर्जी ख़त्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन गिर पड़े कहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो गिरता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यू घूम रहा होता है। तो ऐसा कैसे हुआ? ये इसकी डिफेक्ट से ये बता नहीं सका वो। इन अदर फॉर एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ emits energy continuously due to continuous loss of energy ultimately fall into the nucleus। आखिरकार इलेक्ट्रॉन को हरकत करते करते मूव करते करते उसकी एनर्जी खत्म हो जाए तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता ही नहीं है, वो ज़िंदगी भर घूमता रहता है। तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये इसके मॉडल में डिफेक्ट था। वो बता नहीं सका ऐसा क्यों नहीं होता कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी ज़ाया हो रही तो वो गिरते उसकी एनर्जी खत्म होते होते वो न्यूक्लियस पर क्यों नहीं गिर पड़ता? उसको गिरना चाहिए ना, एनर्जी खत्म हो रही है एक वक्त, चलो 1 साल 2 साल कभी तो गिरे, कभी नहीं गिरता वो, इलेक्ट्रॉन घूमते ही ज़िंदगी भर घूमता रहता है। तो ऐसा क्यों हो? तो वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये कहेंगे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट था। पहला डिफेक्ट ये है। दूसरा डिफेक्ट क्या है भाई? इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन कंट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है ये डिफेक्ट ये था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। डिफेक्ट जो था वो दूसरा ये था, जब कोई बॉडी कंटिन्यू घूम रही होती है, एनर्जी ज़ाया कर रही होती है, तो ऐसी एनर्जी का जब आप स्पेक्ट्रम बनाओगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम में पता है ना क्या होता है? तो रेनबो जिसे कहते हैं, रेनबो में स्पेक्ट्रम बनता है ना, ब्लू कलर रेड कलर उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। लाइनें होती है, लाइनें वो स्पेक्ट्रम ही तो होता है, वो ब्लू कलर रेड कलर विबगोर जिसे कहते हैं, विबगोर सुना है ना? विबगोर क्या होता है? स्पेक्ट्रम 2 किस्म के होते हैं। एक है स्पेक्ट्रम कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक कहलाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। 2 किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम होता है क्या? 2 कलरों का आपस में, ब्लू कलर है उसके बराबर में फिर ग्रीन कलर, उसके बराबर में फिर वाइट कलर, उसके बराबर में येलो कलर, उसके बराबर में पिंक कलर, उसके बराबर में और दूसरे कलर, सारे कलर आपस में मिक्स हो, आपस में एक साथ हो तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम बन गया। जैसे रेनबो के ऊपर क्या होता है? स्पेक्ट्रम बनता है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है? यानी ब्लू कलर और फिर साथ में ग्रीन कलर के साथ में येलो कलर, मुख्तलिफ कलर आपस में एक साथ बने हुए होते हैं तो इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जब कोई बॉडी बहुत तेज़ी से घूम रही है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस घूम रहा है, उसकी एनर्जी कंटिन्यू निकल रही है, तो उसकी एनर्जी का
एनर्जी का उसकी रेस निकलने में एनर्जी क्या है, उस एनर्जी का जब स्पेक्ट्रम बनाते हैं ना तो उसका स्पेक्ट्रम उसका बनना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यू निकल रही है। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अभी से अब इसका टर्म तक याद रखें, किसी डिटेल आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आएगी कि किस तरह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है और लाइन स्पेक्ट्रम फ़र्क क्या होता है। लाइन स्पेक्ट्रम होता है क्या, बस ये समझ लो स्पेक्ट्रम होता क्या है। एक कलर जैसे वाइट जैसे ब्लू कलर का एक आपने एक ब्लू कलर का एक शो हो रहा है, उसी के बराबर में ग्रीन कलर होगा, ब्लू कलर की पट्टी जा रही होगी, उसी के बराबर में येलो कलर की पट्टी जा रही होगी, उसी के बराबर में पिंक कलर की पट्टी जा रही होगी, उसी के बराबर में और ऑरेंज कलर की पट्टी जा रही होगी। तमाम कलर की पट्टियाँ एक साथ अगर एक साथ नज़र आए समझ जाओ स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम दो किस्म के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। चूँकि एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एनर्जी निकाल रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल रहा होता है, जब इलेक्ट्रॉन की जब स्पेक्ट्रम बनाया, उसकी एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनाया तो देखा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बजाय उसका जो है स्पेक्ट्रम है ना लाइन स्पेक्ट्रम बना। तो ये दूसरा डिफेक्ट था उसके रदरफोर्ड के मॉडल में। दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जब स्पेक्ट्रम निकालोगे तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के जब स्पेक्ट्रम निकाला तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बना। ये दूसरा डिफेक्ट था जो रदरफोर्ड बता नहीं सका ऐसा क्यों हुआ। ये दो डिफेक्ट की वजह से रदरफोर्ड के मॉडल में वो रिजेक्ट हो गए और फिर मजीद साइंटिस्ट ने आगे मजीद एक्सपेरिमेंट किया और साइंटिस्ट ने नया जो है मॉडल दिया, नया एटॉमिक मॉडल दिया, जो हम आगे पढ़ेंगे। नया एटॉमिक मॉडल क्या है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, एक और साइंटिस्ट आगे नील बोहर, ठीक है। इसने हमें एक एटॉमिक मॉडल दिया, फिर वो हम देखेंगे उसने क्या एटॉमिक मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में दो डिफेक्ट की वजह से वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ मैं क्लोज कर रहा हूँ।